Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mohammed Study Circle. In this session, we are going to learn a chapter called The Resting Hill from Gulmohar English Reader for Class 6 CBSE. Resting Hill, it is adapted from a Sri Lankan folk tale by Griffin Ondaatje. रेस्टिंग हिल ये जो चैप्टर है वो श्रीलंका के एक फोक टेल एक फोक स्टोरी से लिया गया है, वहाँ की एक पारंपरिक कथाओं से लिया गया है और इस चैप्टर को लिखा है ग्रिफिन ओंदाचे ने। तो सबसे पहले हम लोग राइटर ग्रिफिन ओंदाचे के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। ग्रिफिन ओंदाचे इज अ श्रीलंकन बोर्न कैनेडियन राइटर एंड फिल्म मेकर. His works include fiction, autobiography, poetry, and film. He won the Booker Prize for his novel, The English Patient, which was made into an award-winning film. तो ग्रिफिन ओंडाटे एक श्रीलंकन बोर्न कैनेडियन राइटर हैं और फिल्म मेकर हैं। इनके कामों में फिक्शन शामिल है, ऑटोबायोग्राफी शामिल है, पोएट्री और फिल्म भी शामिल है। इनको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है अपने नोवेल द इंग्लिश पेशेंट के लिए और इस नोवेल द इंग्लिश पेशेंट के ऊपर एक फिल्म भी बनाया जा चुका है जिसने अवार्ड्स भी जीते हैं। तो हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1. An old man and his granddaughter came walking down the country road. Let's rest a minute here, said the old man to his granddaughter as they approached a palmyra tree on a small hill. एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती के साथ गांव की सड़कों से चलते हुए आ रहे होते हैं और जब जब वे लोग एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पे एक खजूर का पेड़ होता है। पल्माइडा ट्री का मतलब होता है खजूर का पेड़। तो वहां पे वो बूढ़ा इंसान अपनी पोती से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 2. He sat down beside the road and took a mango from a basket and bit into it. The girl took a mango too. वे लोग रोड के किनारे बैठ जाते हैं और वो बूढ़ा इंसान टोकरी से एक आम को निकालता है, उसे खाने लगता है और वो छोटी लड़की भी अपने लिए एक आम को निकालती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दादा पोती दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और आम को खा रहे हैं, आम को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, पैराग्राफ नंबर 3. He pointed to the palmyra tree up on the hill. See that palmyra there, he said, and the way there is a wide dip to the ground as if a giant rock had fallen there, he asked. अब यहाँ पे उस बूढ़े आदमी ने एक खजूर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए अपनी पोती से कहा, देखो वो खजूर का पेड़ तुम्हें दिख रहा है और वहाँ पे जो वाइड डिप दिख रहा है, वहाँ पे जो गड्ढा जो दिख रहा है, जो खाई जो दिख रहा है, जो ग्राउंड पे जो बना हुआ है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर से कोई भारी सा कोई बड़ा सा पत्थर गिरा हो जिससे वो खड्डा बना है, जो जिससे वो गड्ढा बना हुआ है। पैराग्राफ नंबर 4. यस, दैट ट्री हैज़ बीन देयर फॉर एवर, सैड द गर्ल. उस लड़की ने कहा कि हाँ, मुझे तो लगता है कि वो जो पेड़ है वहाँ पे हमेशा से रहता आया है। पैराग्राफ नंबर 5. No, there was another tree there. No, there was another tree there a long time ago. उसके दादाजी कहते हैं कि अरे नहीं, बात ऐसी नहीं है, वहाँ पे एक और पेड़ था, काफ़ी समय पहले वहाँ पे एक और पेड़ था। An elephant had to wait beside it a very long time, you know. Have you heard this one before? और उसके दादाजी ने यह भी बताया कि वहाँ पे एक हाथी को काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा था, और क्या तुम इस बात को पहले से जानती हो? द मैन बिगिन हिज टेल. और इतना कह के वो बूढ़ा इंसान मतलब उस लड़की के ग्रैंड फादर अपनी कहानी को कहना शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी को हम लोग देखेंगे पैराग्राफ नंबर 7 से कि उसके दादाजी उस कहानी को कैसे बतलाते हैं और वो कहानी क्या है। पैराग्राफ नंबर 7. Once there was an old elephant tamer who came to live here after his retirement. कह रहा है कि एक बार की बात है, एक बूढ़ा एलिफेंट टेमर का मतलब वैसा इंसान जो हाथियों को बस में करने का काम करता है। तो एक बार की बात है, एक एलिफेंट टेमर जो कि बूढ़ा हो चुका था, जो रिटायर्ड हो चुका था, वो वहाँ पे रहने आया था। हिज नेम वॉज वेला पनिकर एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज अरियाथी. उसका नाम वेला पनिकर था और उसकी वाइफ का नाम अरियाथी था। वेला पनिकर वॉज द बेस्ट एलिफेंट टेमर इन द किंगडम. और पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में
बेला पनिकर से अच्छा एलिफेंट टेमर कोई भी नहीं था, वह सबसे अच्छा था। ही कुड टेम एनी एलिफेंट बिकॉज ही वॉज वेरी ब्रेव एंड पेशेंट। वह किसी भी हाथी को बस में कर सकता था क्योंकि वह काफ़ी बहादुर था और उसके पास काफ़ी धैर्य था। He built a house beside his road a mile from here and lived a peaceful life gardening with his wife. कह रहा है कि उसने इसी रोड से थोड़ी सी दूर, 1 मील दूर, उसने एक घर बनाया। वहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ गार्डनिंग करता था और काफ़ी पीसफुल लाइफ जीता था। Paragraph number 8. One morning, Bella Panikkar and Aryati heard a terrible crash like thunder, people screaming and then another crash and more screaming. एक दिन सुबह में बेला पनिकर और अरियाती को एक अजीब तरह का थंडर मतलब क्रैश का और एक गर्जन की आवाज़ सुनाई दी और उन लोगों ने ये भी सुना कि लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो तभी एक और क्रैश की आवाज़ सुनाई देती है और लोग और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। The sounds were coming from across the paddy field and Bella Panikkar ran out to see what had happened. कह रहा है कि ये जो साउंड आ रहा था वो धान के खेत के उस पार से आ रहा था और बाहर क्या हुआ था इसको पता लगाने के लिए बेला पनिकर दौड़ते हुए बाहर गया। Paragraph number 9. It was a giant elephant on the far side of the field. It had knocked down a small house and chased away several farmers who ran splashing into the paddy fields. Their oxen were running too, hauling plugs behind them. तो वेला पनिकर ने क्या देखा कि खेत के उस पार एक बहुत ही विशाल हाथी था। उसने एक छोटे से घर को तबाह कर दिया था, उसे बर्बाद कर दिया था। उसने कई सारे किसानों को भी खदेड़ दिया था जो कि धान के खेत में छपाछप करते हुए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। और उस हाथी ने उन किसानों के बैलों को भी खदेड़ दिया था जिनके पीछे हल लगे हुए थे और वे लोग खेत को जोतते हुए वहां से भाग रहे थे। पैराग्राफ नंबर 10. In anger, the elephant turned towards a nearby tree and ran forward at full speed, smashing into it. The elephant stood there motionless and started to push against the tree until the tree bent back suddenly and fell over. Its roots turned out of the ground. अब गुस्से में वो हाथी क्या करता है, अपने पास के एक पेड़ की तरफ मुड़ता है और अपने फुल स्पीड में दौड़ते हुए जाकर उससे टकरा जाता है। टकराने के बाद थोड़ा देर के लिए वो मोशनलेस बिना हिले डुले वहाँ पे खड़ा रहता है। उसके बाद वो उस पेड़ को धक्का देता है, उसे गिराने की कोशिश करता है और अचानक वो पेड़ मुड़ जाता है और वो पेड़ गिर जाता है और उसके जो पूरे रूट्स, उसका पूरा जो जड़ होता है वो ज़मीन से बाहर निकल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में ये हाथी इस पल्मायरा ट्री को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है और वो सक्सेसफुली उसको उखाड़ कर फेंक भी दे रहा। तो ये जो ट्री है अपने जड़ से एकदम उखड़ जा रहा है। हाथी जो है ना काफ़ी शक्तिशाली होता है, काफ़ी ताकतवर होता है। पैराग्राफ नंबर 11. बेला पनिकर वॉच्ड ऑल दिस. बेला पनिकर इन सब चीज़ों को देख रहा था। ही हैड नेवर सीन एन एलिफेंट डू दैट बिफोर. उसने कभी भी एक हाथी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। Coming to his senses, he turned and walked over to the tool shed and pulled out a rope and went out into the field. और जब वह अपने सेंसेस में आया, मतलब जब वो अपने ख्यालों से मतलब ख्याल में वो खो गया था कि मैंने किसी भी हाथी को ऐसा करते हुए नहीं देखा है, लेकिन जब वो अपने होश में आया तो उसने क्या किया, वो टूल शेड में गया। टूल शेड का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे औजार को रखे जाते हैं। वहाँ से उसने एक रस्सा निकाला और उसको लेकर खेत की तरफ निकल गया। As he began to run, a thought came to him. और जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। A thought he had never had before. और वो उस तरह का ख्याल उसके दिमाग में पहले कभी भी नहीं आया था। और वो क्या सोच रहा था? Perhaps this elephant is one I cannot tame. He stopped and turned back. उसके मन में ये विचार आया कि शायद ये हाथी पहला हाथी होगा जिसे मैं बस में नहीं कर सकता हूँ, और यही सोचकर वह रुक गया और वापस आ गया, है ना। वहाँ से वो उसे बस में करने नहीं गया। Paragraph number 12. The grandfather interrupted himself and took a bite of his mango. He chewed for some time. और अपनी कहानी को थोड़ा देर के लिए रोककर ग्रैंडफादर ने क्या किया, आम का एक और बाइट लिया और उसको थोड़ा देर के लिए चबाया और खाया। फिर उसके बाद दादाजी ने कहानी को और आगे शुरू किया। Paragraph number 13. An untamed elephant which attacks people for no reason, such as this one did, is a rogue elephant.
अब वेलापनिकर के मन में ये ख्याल आ रहा था कि एक ऐसा हाथी जो अनटेम्ड है, जिस पे कोई नियंत्रण नहीं है, जो जंगली है, जो लोगों को बिना किसी रीज़न के अटैक करता है ना, जैसा कि अभी इसने किया, इज़ अ रोग एलिफेंट, ये सच में एक दुष्ट हाथी है या एक शरारती हाथी है। ही सैड स्लोली, एंड एज यू नो अ रोग एलिफेंट इज़ वेरी डेंजरस, इम्पॉसिबल टू टेम। और वेलापनिकर ये सोच रहा था कि जैसा कि वो जानता है और बाकी लोग जानते हैं कि एक रोग हाथी, एक शरारती हाथी, एक दुष्ट हाथी काफ़ी डेंजरस होता है और उसे बस में करना इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है, उसे बस में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। And in those days, an elephant tamer who failed to subdue a rogue elephant in less than 30 days was killed. तो कह रहा है कि उन दिनों में एक एलिफेंट टेमर जो कि एक शरारती हाथी को बस में करने में असफल हो जाता था, उसे लगभग 30 दिनों के अंदर मार दिया जाता था। तो हो सकता है कि वहाँ के राज्य का ये रूल हो कि अगर आप एक एलिफेंट टेमर है और आप एक हाथी को बस में नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ के राजा के द्वारा आपको मार दिया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 14। Sure enough, a few days later, the king sent this message: Velapanikar, catch this rogue elephant at once, you have 1 month. और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ के राजा, वहाँ के महाराज ने वेलापनिकर को एक मैसेज भिजवाया, एक संदेश भिजवाया। और उस संदेश में क्या था कि वेलापनिकर, तुम्हें इस शरारती हाथी को, इस दुष्ट हाथी को जितना जल्द हो सके उतना जल्द पकड़ना है ना, और तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है इसको अपने वश में करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए। Paragraph number 15. Velapanikar remembered how the elephant had felled that tree and how his confidence had fallen away from him at the sight. वेलापनिकर को ये सारी चीज़ें याद आ रही थी कि उस हाथी ने कैसे उस पेड़ को गिराया था, और उस दृश्य को देखकर वेलापनिकर का जो कॉन्फिडेंस था वो कैसे लो हो गया था। He went into the bedroom and lie down. He felt weak. He felt weak. वो अपने बेडरूम में गया और सो गया। उसे काफ़ी कमज़ोरी फील हो रहा था, वो खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। 3 weeks later, 3 सप्ताह के बाद, the king's messenger came again and asked if Velapanikar had tamed the elephant. अरियाती met him at the door. कह रहा है कि 3 सप्ताह के बाद वही जो राजा था, उस राजे के अरे ये क्या हो रहा है, इस गाड़ी को पास हो जाने दो, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 16 में कह रहा है कि 3 सप्ताह के बाद उस राजा का दूत था वो आया वेलापनिकर के पास और उसने पूछा कि क्या वेलापनिकर ने उस हाथी को अपने वश में कर लिया है, लेकिन वेलापनिकर उससे नहीं मिला। अरियाती उसको उसके दरवाजे पे मिली। पैराग्राफ नंबर 70। माई हस्बैंड हैज़ फॉलन इल। अब अरियाती क्या बोलती है कि मेरे जो पति हैं वो बीमार पड़ गए हैं, प्लीज़ फाइंड समवन एल्स टू कैच दिस एलिफेंट। But the messenger would not listen. He shook his head and repeated the king's order. उसने कहा, अरियाती ने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है वो तो बीमार हो गए हैं, अब आप लोग एक काम कीजिए कि किसी दूसरे इंसान को पकड़िए जो क्या कर सकता है, उस हाथी को पकड़ सकता है, उसे अपने वश में कर सकता है। लेकिन राजा के मैसेंजर ने अरियाती की एक भी बात नहीं सुनी और उसने अपने सिर को ना में हिलाते हुए उसने राजा के ऑर्डर को फिर से दोहराया कि वेलापनिकर को 1 महीने के अंदर उस हाथी को पकड़ना होगा, वरना उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि रूल था कि 30 दिनों के अंदर मार दिया जाता था एलिफेंट टेमर को, जो कि एक हाथी को अपने वश में नहीं कर सकता था। पैराग्राफ नंबर 18। अरियाती वेंट ओवर टू वेलापनिकर हु वॉज लाइंग सिक इन बेड। अरियाती गई किसके पास? वेलापनिकर के पास, जो कि बीमार पड़ा हुआ था अपने बेड पे। He was worried that he might be dying. Sorry, she was worried. वह काफ़ी परेशान थी, काफ़ी चिंतित थी कि वो मर रहा है। कौन मर रहा है? वेलापनिकर अब मरने वाला है। She realized something had to be done. उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए वेलापनिकर के लिए। I'll try to catch this elephant. अब वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं इस हाथी को पकड़ूंगी। She thought. सो आफ्टर डस्क, देखो डस्क मीन्स होता है शाम, जब रात नहीं हुई रहती है और सूरज डूब चुका होता है, उस समय के पीरियड को हम लोग डस्क कहते हैं। तो शाम के बाद सी वेंट टू द शेड एंड टुक द रोप एंड पुट इट ओवर हर शोल्डर, देन सी वेंट क्वाइटली आउट द फ्रंट गेट। शाम होने के बाद वो शेड में गई, वहाँ से उसने
रस्से को लिया और अपने शोल्डर पर रख लिया और चुपचाप मेन दरवाजे से, मेन गेट से होकर निकल गई। पैराग्राफ नंबर 19। The grandfather stood up and stretched his legs and pointed down the road with the half-eaten mango in his hand. It was here, on this very same road, the Aryati walked along. इतना सारा स्टोरी कहने के बाद ग्रैंडफादर खड़े हुए, उन्होंने अपने पैरों को स्ट्रेच किया और एक रोड की तरफ इशारा किया अपने आधे खाए हुए आम के साथ, और उसने कहा कि ये वही रास्ता था जिस रास्ते पे अरियाती चली थी। पैराग्राफ नंबर 20। अरियाती वॉकड टिल सी रीच्ड अ स्मॉल पॉन्ड। अरियाती चलते चलते कहाँ पहुंची? एक छोटे से तालाब के पास पहुंची। देयर वेयर हूफ प्रिंट्स ऑफ डियर एंड वाटर बुफेलो नियर द पॉन्ड। उसने क्या देखा कि उस तालाब के आसपास, है ना, हिरन के और वाटर बुफेलो के खुर के निशान थे, उनके पैरों के निशान थे। एंड अमॉन्ग देम वेयर इनॉर्मस राउंड एलिफेंट फुटप्रिंट्स प्रेस्ड डीप इनटू द मडी स्लोप। और उन्हीं निशानों के बीच में, है ना, हाथी के पैरों के विशाल विशाल बड़े बड़े से निशान थे, जो कि उस मडी स्लोप, उस कीचड़ भरे मिट्टी में नीचे तक, अंदर तक धंसे हुए थे। शी वॉज श्योर द एलिफेंट वुड कम बैक दैट नाइट टू ड्रिंक वाटर। और ये सब देख के वो काफ़ी सुनिश्चित हो गई, वो काफ़ी श्योर हो गई कि ये जो हाथी है वो फिर से पानी पीने उस रात जरूर आएगा। पैराग्राफ नंबर 21। सी वेटेड, हर हार्ट बीटिंग फास्ट। और वो वहाँ पे रुक के क्या करने लगी? उस हाथी का इंतज़ार करने लगी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी। पैराग्राफ नंबर 22। इवेंचुअली डॉन अराइव्ड। क्या हुआ कि अचानक से नहीं तो मतलब धीरे धीरे, क्योंकि उसने काफ़ी इंतज़ार किया, तो सुबह हो गई। अरियाती हैड स्टेड अवेक ऑल नाइट। और अरियाती इस तरह से पूरी रात जगी रही। एंड नाउ स्टूड अप स्लोली एंड टर्न टू गो बैक होम। और फिर वो खड़ी हो गई और वो घर की तरफ जाने के लिए मुड़ गई। द सैंड ऑन द रोड वॉज ब्राइट पिंक इन द मॉर्निंग लाइट, सॉफ्ट एंड कूल अंडर हर फीट, एंड सी ऑलमोस्ट फेल एस्लीप एज शी वॉक्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो रास्ता था वो सैंड से भरा हुआ था, है ना, रेतीला रास्ता था। और वो रेतीला रास्ता जो है ना, मॉर्निंग के लाइट में एकदम पिंक दिख रहा था। वो जो सैंड था वो काफ़ी पिंक दिख रहा था। एंड उसके पैरों के नीचे जो सैंड आ रहे थे, उसका जो एहसास था वो काफ़ी कूल था, काफ़ी सॉफ्ट था, है ना। और क्योंकि वो रात भर जगी हुई थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब उन रास्तों पे चलते चलते सो जाएगी। पैराग्राफ नंबर 23। बट अ माइल फ्रॉम होम द रोग एलिफेंट सडनली अपीयर्ड। क्योंकि वो अपने घर से लगभग 1 मील दूर थी, और तभी अचानक से वो शरारती, वो दुष्ट हाथी उसके सामने आ जाता है। इट वॉज स्टैंडिंग ओनली 100 yards अवे। और ये जो हाथी था वो अरियाती से लगभग सिर्फ 100 मीटर, 100 गज दूर ही खड़ा था। इट्स ह्यूज ईयर्स वैबिंग इन द एयर लाइक हैवी कारपेट्स, इट्स जायंट्स फीट शिफ्टिंग स्टीयरिंग अप द डस्ट। इसके जो बड़े बड़े से कान थे वो कारपेट की तरह, कालीन की तरह हवा में फड़फड़ा रहे थे, और इसका जो विशाल जो पैर था वो धूल को उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। बिफोर अरियाथी कुड मूव इट ट्रम्पेड एंड चार्ज्ड टुवर्ड्स हर। अभी अरियाथी वहाँ से, इससे पहले कि अरियाथी वहाँ से हिलती या वहाँ से भागती, इसने चिंघाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, उसे अटैक करने के लिए। पैराग्राफ नंबर 24। द रोड बिगिन टू शेक अंडर अरियाथीज फीट। और उस हाथी के धमक से, उस हाथी के दौड़ने की धमक से ऐसा लग रहा था कि जो रोड है अरियाथी के पैरों के नीचे हिल रहा हो, कांप रहा हो। बट शी स्टूड देयर प्लांटेड टू द ग्राउंड। लेकिन वह जमीन पे अड़ी रही, वहीं पे खड़ी रही, वह जरा सा भी हिली डुली नहीं। शी थॉट ऑफ वेलापनिकर एंड इवन दो शी वॉज अफ्रेड फॉर बोथ देयर लाइफ शी स्टिल कुडंट मूव। वह, क्योंकि वह अपने हस्बैंड वेलापनिकर के बारे में सोच रही थी, है ना, और यहाँ तक कि वो उन दोनों के लाइफ के बारे में काफ़ी डरी हुई थी, फिर भी वो वहाँ से हटी नहीं। She felt she had nowhere to run and she could only stare at the terrible image of this charging elephant. उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब वहाँ से भाग के कहीं भी नहीं जा सकती थी। अब बस सिर्फ वो क्या देख पा रही थी कि एक गुस्साया हुआ हाथी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, और ये इमेज उसके लिए काफ़ी टेरिबल था, काफ़ी डरावना था। आप देख सकते हो यहाँ पे अरियाती खड़ी है और यहाँ पे ये हाथी उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। ठीक है।
पैराग्राफ नंबर 25। द एलिफेंट वॉज ओनली 50 फीट अवे। अब वो हाथी उससे सिर्फ 50 फीट ही दूर था। अरियाथी स्टिल डिडंट मूव। अभी भी वो वहाँ से हट नहीं रही थी। हर लेग्स सीम्ड टू बी फिक्स्ड लाइक ट्रीज। ऐसा लग रहा था कि अरियाथी के पैर जो है ना, पेड़ की तरह जमीन से जम गए हैं। टू द अर्थ शी began to remember all the things she loved, and it felt as if her memories came rushing up to her through roots in the soil. अब वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी जिनसे वो प्यार कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक पेड़ को भोजन, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से मिलता है, उसके जड़ से होकर मिलता है, वैसे ही लग रहा था कि इसकी सारी यादें इसके पैरों से होकर इसके अंदर आ रही हैं। शी वॉज अबाउट टू क्राई आउट। वो रोने ही वाली थी, वो चिल्लाने ही वाली थी। बट देन इन द सेम मोमेंट शी मेड हर सेल्फ टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। वो शायद काफ़ी डर गई थी इसलिए रोने वाली थी या चिल्लाने वाली थी, लेकिन फिर उसने साहस किया और खुद को एक स्टेप आगे बढ़ने पे मजबूर किया। पैराग्राफ नंबर 26। With enormous effort, she lifted her arms and held open her hands and showed the rope to the elephant. काफ़ी एफर्ट के साथ उसने अपने बाजुओं को उठाया और उसने एंड हेल्ड ओपन हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को खोला और उस हाथी को उस रोप को दिखाया, उस हाथी को उस रस्से को दिखाया, ताकि उस हाथी को पता चल जाए कि ये मुझे वश में करने आई है, मुझे बस बांधने आई है, मुझे नुकसान करने नहीं आई है। शी क्लोज्ड हर आइज होपिंग टू कम्युनिकेट हर सॉरो समहाउ। उसने अपने आंखों को बंद कर लिया अपने दुख से बात करने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए। पैराग्राफ नंबर 27। ऑल ऑफ ए सडन द वाइल्ड एलिफेंट स्टॉप। अचानक क्या होता है कि वो जंगली हाथी रुक जाता है। वो आकर उसे मारता नहीं है, उसे अटैक नहीं करता है। इट केम क्लोज टू अरियाथी, इट्स फेस ओनली इंचेस अवे फ्रॉम हर्स। शी ओपनड हर आइज एंड द एलिफेंट वॉज देयर। यह अरियाथी के, ये जो हाथी था, अरियाथी के काफ़ी करीब आ गया। अरियाथी का फेस और इसका फेस लगभग सिर्फ इंचेस भर की दूरी पे था। जब अरियाथी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो हाथी उसके पास में खड़ा था, स्टेरिंग एट हर, और उसे घूर रहा था, उसे देख रहा था। दे बोथ स्टूड स्टिल। दोनों चुपचाप खड़े रहे। नॉट श्योर व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। और किसी को भी पता नहीं था आगे अब क्या होगा। अरियाथी स्लोली रेज्ड हर हैंड टू टच द एलिफेंट्स फॉरहेड। अरियाथी ने बड़े ही आराम से अपने हाथों को उठाया ताकि वो हाथी के फॉरहेड को, उसके माथे को छू सके। इट टर्न्ड अवे फ्रॉम हर एंड वॉकड अप द रोड टू अ लो हिल वेयर अ पल्मायरा ट्री स्टूड। तो यह हाथी वहाँ से मुड़ गया, उसके पास से दूर चला गया और वो वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी पे चला गया जहाँ पे एक खजूर का पेड़ था, और वहीं पे जाकर वो खड़ा हो गया। देयर इट स्टॉप्ड एंड स्टूड स्टिल अंडर द ट्री। वहीं पे वो जाकर खड़ा हो गया पेड़ के नीचे और इंतज़ार करने लगा किसका? अरियाथी का। It wasn't afraid when Ariyathi walked up and tied one end of the rope to the palmyra tree and the other end to its feet. और जब अरियाथी जाकर उसको जब टेम करने लगी, उसे जब बांधने लगी, तो अरियाथी ने क्या किया? उस रस्सी के एक हिस्से को खजूर के पेड़ से बांध दिया और दूसरे हिस्से को उस हाथी के पैरों से बांध दिया। और इतना सब होने पर भी वो हाथी डर बिल्कुल भी नहीं रहा था। If it had wanted to, the elephant could have broken the roof, but it was tired of running now. यहाँ पे अब दादाजी कह रहे हैं कि अगर वो हाथी चाहता तो उस रोप को, उस रस्सी को तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अब दौड़कर भागकर काफ़ी थक गया था। पैराग्राफ नंबर 30। द ग्रैंडफादर टुक अ लास्ट बाइट ऑफ हिज मैंगो एंड टॉस्ड इनटू द बुशेस। व्हाट हैपेंड देन? आस्क्ड द गर्ल। और तभी क्या हुआ कि दादाजी ने अपने मैंगो का लास्ट बाइट लिया और उसे उसके गुठली को झाड़ी में फेंक दिया। और फिर उस लड़की ने पूछा कि आगे क्या हुआ। पैराग्राफ नंबर 31। वेल नो वन केम बैक टू अनटाई द एलिफेंट। तो उसके दादाजी ने कहा कि देखो, उसके बाद जब अरियाथी ने उसको वहाँ से बांध दिया और जब वो चली गई तो उसके बाद कोई भी उसे खोलने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए नहीं आया। वो हाथी वहीं पे हमेशा के लिए बंधा रहा। Aryathai went home, but it turned out that Velapanikar had passed away during the night, and then she herself died of grief. जब अरियाथी घर पे गई तो उसे पता चला कि उसी रात उसका पति वेलापनिकर मर चुका था, वो गुजर चुका था, और उसके दुख में, उसके तकलीफ में
उसी रात वो भी मर गई। अरियाथी भी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डेड कर गए। Paragraph number 32. So the elephant was left standing there on the hill. That's why there is a mark there, because it waited so patiently for Aryati to come back and untie it. कह रहा है कि उसके बाद क्या हुआ कि उस हाथी को हमेशा के लिए वहीं पे खड़ा रहना पड़ा, और उस हाथी ने काफ़ी सब्र के साथ, काफ़ी धैर्य के साथ अरियाती का इंतज़ार किया कि वो मुझे आएगी और आज़ाद करेगी। और इसीलिए वहाँ पे एक निशान बन गया है, एक मार्क बन गया है, वहाँ पे एक खाई बन गया है, खड्डा बन गया है। पैराग्राफ नंबर 33। द गर्ल वॉज क्वाइट। ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी खामोश हो गई थी, काफ़ी चुप हो गई थी। सी वॉच्ड एज ही लविंगली सेलेक्टेड अनदर मैंगो फ्रॉम द बास्केट। वो अपने दादाजी को देख रही थी कि कैसे वो बड़े ही प्यार से टोकरी से अपने लिए आम को चुन रहे थे। पैराग्राफ नंबर 34 एंड द लास्ट वन फॉर दिस चैप्टर। All right then, let's go home, he said, and he tossed the mango over to the palmyra tree as an offering. तभी दादाजी ने कहा कि चलो सब ठीक है, अब हम लोग घर चलते हैं, और उन्होंने टोकरी से एक आम निकाला और उस खजूर के ऊपर, खजूर के पेड़ के ऊपर फेंक दिया, एक चढ़ावे की तरह, एक ऑफरिंग की तरह। ऑफरिंग का मतलब होता है जब आप देवी देवता के ऊपर कोई चढ़ावा, कोई प्रसाद डालते हो। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।